कह रहे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक की अगर बात करें साथियों, मोहन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो सिर्फ और सिर्फ साथियों एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था, जो कि साथियों बेलगांव में हुआ था। यानी कि बेलगांव का जो अधिवेशन था, गांधी जी ने साथियों इसका नेतृत्व किया था, सभापतित्व किया था एक तरीके से इस अधिवेशन का। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना ये कब आयोजित की गई थी? तो ये साथियों 1881 में आयोजित की गई थी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए 1943 में की थी। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में ही आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम है। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने जो घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग, उसके अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों वॉरेन हेस्टिंग है, और वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों। उसके बाद देखिए करके भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, तो आपको मालूम होना चाहिए गोवा आपके सवाल का बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की थी साथियों, बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर राजस्थान है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो आपका जवाब कौन से अनुच्छेद के साथ जाएगा? आपका जवाब अनुच्छेद 243 के साथ जाएगा, क्योंकि इसी अनुच्छेद में संवैधानिक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी जाने की बात कही गई है। कह रहे कि भारत का संविधान का कैसा कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून तो सबके लिए समान है साथियों, ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये बात अनुच्छेद 14 कहता है। इसके आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद साथियों आप लोग याद रखेंगे 23वां अनुच्छेद यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में साथियों बताता है, धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आपको याद रखना है साथियों जो अनुच्छेद 110 है ना, ये धन विधेयक के बारे में ही बताता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये किस पहलू से संबंधित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों भारत की नागरिकता से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किन बातों का जिक्र किया गया है? भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, इन सब बातों के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? उससे जरूरी बात यह है कि किनका किनका योगदान होता है किसी क्षेत्र की जलवायु को जानने के लिए। देखिए वर्षा वहां पर कितनी हो रही है ये मालूम होना चाहिए, वायु की गति क्या है ये मालूम होना चाहिए, आर्द्रता क्या ये मालूम होना चाहिए। अगर वृक्षों की संख्या हमें नहीं भी मालूम है तब भी काम चल जाएगा। तो इसलिए सवाल का जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहां पर आपका जवाब जल चक्र हो जाएगा। यानी कि जल चक्र जो है ना, ये पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उस सवाल का जवाब आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। यूरोप का प्रमुख मछुआवाही क्षेत्र डांगर बैंक ये कहां पर स्थित है? तो ये एक मछुआवाही क्षेत्र है जिसका नाम है साथियों डांगर बैंक। तो ये कहां पर स्थित है? ये तो उत्तरी सागर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। क्या पंजाब हिमालय इसको कहा जाता है? नहीं। कुमायूं हिमालय नहीं। असम हिमालय नहीं साथियों, इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप जाएगा ये क्वेश्चन इस बार। कह रहे कि किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों चावल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, मुझे बता दीजिए। तो कवरत्ती है, आइजॉल है, सिलवासा है या पोर्ट ब्लेयर है? तो आपका जवाब यहाँ पर कवरत्ती के साथ जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती ही है। के बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश की राजधानी नहीं है, ये आपको बताना। देखिए कवरत्ती की अगर बात करें तो ये तो साथियों लक्षद्वीप की राजधानी, किसकी राजधानी है? ये साथियों लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। अच्छा आइजोल की अगर बात करें तो ये भी राजधानी है, ये साथियों मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। पदुचेरी की अगर बात करें तो ये साथियों पदुचेरी की ही राजधानी है। क्या ये पदुचेरी की राजधानी है? और दमन की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये दादरा नगर हवेली की राजधानी। क्या? दादरा
नगर हवेली की बात है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, आपसे ये पूछा गया होगा कि इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो मैं कहूंगा आइजोल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं। क्यों? क्योंकि ये साथियों राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। देखिए कौन सी क्रांति से तिलहन के उत्पादन में साथियों वृद्धि हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए पीली क्रांति से। इसलिए जिनका भी आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको बहुत तेजी के साथ इन सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते जाना है, क्योंकि एनटीपीसी के ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल साथियों, एक तरीके से अगर बात करें, पूरा धैर्य होगा, पूरा धैर्य होना चाहिए, पूरा पेशेंस होना चाहिए, और तकरीबन 40 से 50 मिनट की आपकी क्लास होगी। आपको बहुत शानदार तरीके से इस क्लास को अंजाम देना है। अधूरी क्लास अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो मेरा मानना है अधूरा ज्ञान एक तरीके से साथियों बेकार होता है। इससे बढ़िया आप लो ही मत, है ना। तो पूरी ईमानदारी के साथ अगर क्लास लेते हो, प्रश्नों को देखते हो, तैयार करते हो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन आपका। करके विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो मैं कहूंगा उत्तराखंड था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करके समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या? देखिए जो समुद्र का जल होता है ना, वो नीले कलर का आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले, देखिए अशुद्ध वस्तुओं, ये तो गलत हो जाएगा। पानी द्वारा रोशनी का छितराव या पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, तो लाल रंग का अपवर्तन भी आंसर नहीं होगा। समुद्र पानी में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होगा? देखिए आंसर बी या डी में से साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो पानी द्वारा रोशनी का छितराव, ये आपको साथियों बता देना होगा। उसके बाद देखिए करके स्वच्छ आकाश का नीला रंग ये किस वजह से होता है, मुझे बताइए। तो इसकी अगर बात करें, ये प्रकाश के बिखरने यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल करके ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, मुझे बताइए जरा। तो ट्रांसफार्मर की खोज की अगर बात करें साथियों, माइकल फैराडे ने ही ट्रांसफार्मर की खोज की थी, आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एक्सरे का आविष्कार साथियों किसने किया था, मुझे बताइए। देखिए करके भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर इनमें से कौन सा है, बताइए जरा। तो अप्सरा की अगर बात करते हैं, ये अप्सरा ये भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला सवाल करके अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने तो साथियों डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? हाइड्रोजन का, काठ कोयले का, प्राकृतिक गैस का, या साथियों गैसोलीन का। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ही अधिकतम तापजनक मान होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है, बताइए। ये भी सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो 1:8 आप लोग याद रखेंगे। अगर जल में हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 8 के अनुपात में होगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या साथियों सोडियम क्लोराइड। तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही ये साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कह रहे कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या होता है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें मैग्नीशियम सल्फेट आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, गिरगिट, छिपकली, सांप या कछुआ। तो आपका जवाब यहाँ पर गिरगिट हो जाएगा। ये एक समय में साथियों दोनों तरफ देख लेता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मकड़ी में श्वसन अंग क्या होता है, यानी कि मकड़ी श्वसन कहां से करती है, सांस वगैरह कहां से लेती है, तो बुक लंग से लेती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहा जाता है। तो साथियों क्या कहा जाता है, फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। क्या साथियों, फुफ्फुस आवरण कहा जाता है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को। उसके बाद देखिए करके कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी कि क्या हृदय की धड़कन हार्ट बीट को और साथियों श्वसन को नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है मेंडुला ऑब्लागेटा, ये आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही धड़कन को भी और श्वसन को भी साथियों कंट्रोल करता है। कह रहे कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये तो साथियों हृदय की कमजोरी के बारे में पता लगाता है साथियों ईसीजी। उसके बाद देखिए कह रहे कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। तो कैथ लैब की अगर बात करें तो ये तो कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। किस विभाग में साथियों, कार्डियोलॉजी विभाग में होती है कैथ लैब। तो देखिए और मुझे बताइए कि आखिर इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है इस सवाल में, कि 53 के बाद 61 कैसे हुआ है, उसके बाद 88 कैसे हुआ है, उसके बाद 152 कैसे हुआ, और उसके बाद साथियों 277 कैसे हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये बात आपको बताने। देखिए मुझे इतना पता है कि भैया अगर यहाँ पर हम कितना बढ़ा देंगे 53 में साथियों, कितना बढ़ा देंगे, अगर 8 बढ़ा देंगे तो 61 आ जाएगा। मुझे इतना पता है कि 61 में हम कितना बढ़ा देंगे साथियों,
61 में साथियों कितना बढ़ा देंगे, मेरा मानना है साथियों अगर हम 27 बढ़ा देंगे तो 88 हो जाएगा। अच्छा 88 में कितना बढ़ा देंगे, देखिए मान लीजिए 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा साथियों, तो कुल मिला के ये हो जाएगा, है ना। अब 152 में कितना बढ़ा है, 277 आ जाए, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर कितना बढ़ाना होगा ये बात आपको बताने, देखिए आपको नहीं लग रहा कि ये 2 का क्यूब है, आपको नहीं लग रहा कि ये 3 का क्यूब है, आपको नहीं लग रहा कि ये 4 का क्यूब है, आपको नहीं लग रहा है कि ये 5 का क्यूब है। तो जब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब आया है तो मैं कहूंगा यहाँ पर तो 6 का क्यूब आ जाएगा, और 6 का क्यूब कितना आता है साथियों, 216 आता है। तो कुल मिला के 277 और 216 कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और साथियों 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 493 यहाँ पर आएगा। क्या 493 यहाँ पर है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, साफ साफ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल, ऐसा भी साथियों सवाल आपसे एक पूछा ही पूछा जाता है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें तो क्यू है, खाली जगह है, उसके बाद पी है, खाली जगह है, एम ए, एम खाली जगह ए, उसके बाद खाली जगह टी, फिर उसके बाद क्यू ए और खाली जगह टी एम। आपको देखना है कि इन खाली जगह में कौन से ऑप्शन वाले लेटर्स आएंगे। तो सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। तो या तो साथियों 3 3 का पेयर बनेगा, या साथियों 5 5 का पेयर बनेगा। 3 का थोड़ा मुश्किल है, 5 5 का बना लो, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, ये पेयर अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग पेयर हो गया, और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे शुरू में क्यू ए आ रहा है और अंत में टी एम आ रहा है। अच्छा यहाँ पर क्यू तो है लेकिन ए नहीं है, तो ए बना लीजिए, ये वाला ना क्यू ए वाला। यहाँ पर एम है, टी नहीं है, तो टी बना लीजिए, ये टी एम हो गया। तो यहाँ पर आपको पूरा मिल गया, क्यू ए पी टी एम, क्यू ए पी, अब यहाँ पर पी आ जाएगा, पी टी एम। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए साथियों, क्यू ए पी टी और एम आ जाएगा। तो अब आपको बताने कि आपने अपने पेन से क्या क्या यहाँ पर लिखा है। आपने ए लिखा है, आपने टी लिखा है, आपने क्यू लिखा है, आपने पी लिखा है, आपने एम और पी लिखा है। अब आपको धीरे से बता देना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, मुझे बताइए। मैं कहूंगा ए टी क्यू पी एम पी, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध साथियों एशिया का किससे होगा, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं जैसे कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्विट्जरलैंड, तो एशिया महाद्वीप में साथियों क्या स्थित है, जापान, फ्रांस महाद्वीप, या साथियों विषय तो मैं कहूंगा जापान देश एशिया में है, वैसे ही स्विट्जरलैंड देश यूरोप महाद्वीप में है। तो आपका जवाब जो होना चाहिए साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल और एक नया कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर 5 वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5। आपको बताने कि अगर हम इनको अल्फाबेट क्रम में लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद और उसके बाद क्या आएगा। देखिए देखिए आर, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी। अब आपको वो पहले सबसे लिखना होगा जो सबसे पहले लेटर आता है। देखिए यू पहले आता है या ओ 15 पर आता है, यू 21 पर आता है तो ये पहले आता है, ये थोड़ी यू भी बाद में आता है, ओ पहले आएगा। अच्छा यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, तो मैं कहूंगा ये पहले आएगा ओ यू, या ये वाला पहले आएगा। यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, तो मैं कहूंगा आई तो 9 पर आता है, ई 5 पर आता है, तो सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 4 आ जाएगा, है ना। अब बताइए पहला, तीसरा, पांचवा, इनमें से सबसे पहले साथियों कौन सा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है आर यू बी, और यहाँ पर क्या है आर यू टी, टी तो 20 पर आता है, बी 2 पर आता है, और ये आई है, आई 9 पर आता है, तो मैं कहूंगा ये वाला आ जाएगा, है ना, ये वाला आ जाएगा। अब बचा क्या साथियों, आर यू टी, यहाँ पर टी 20 पर आता है और आई जो होता है 9 पर आता है। अब ये वाला आ जाएगा, और बचा कौन, फिर 3 वाला बचा, फिर 3 वाला आ जाएगा। इस टाइप का जब भी सवाल आए तो आपको इसी मेथड से करना होगा, इसी मेथड से लगाकर आप आंसर को बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। तो 2 4 1 5 3 कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कथन निष्कर्ष वाला सवाल एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा ही पूछा जाता है, तो बहुत ध्यानपूर्वक साथियों इस सवाल को आप लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि कुछ बेल्ट पेन है, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा साथियों हम करते जा रहे हैं। मान लीजिए साथियों ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी साथियों बेल्ट हो गई। कह रहे कि कुछ बेल्ट, मान लेते इतनी बेल्ट क्या हो गई साथियों, पेन हो गई, इतनी बेल्ट क्या हो गई, पेन हो गई। उसके बाद कहने कि कुछ स्टेंसिल बोल्ट हैं, कुछ स्टेंसिल्स क्या है साथियों, कुछ स्टेंसिल्स बोल्ट हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोल्ट यहाँ पर लिखा था, बोल्ट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोल्ट हो गया। कुछ बोल्ट पेन है, कुछ बोल्ट पेन हो गया। कह रहे कि कुछ स्टेंसिल्स बोल्ट हैं, मान लेते हैं साथियों इतने स्टेंसिल्स क्या हो जाएंगे, इतने स्टेंसिल्स क्या हो जाएंगे, बोल्ट हो जाएंगे, इतने वाले। उसके बाद कह रहे हैं सभी स्क्रू क्या है साथियों, अच्छा ये लिखा हुआ है सभी स्क्रू बोल्ट हैं, तो सभी स्क्रू बोल्ट हैं, यानी कि स्क्रू साथियों फिर यहां पर आ जाएंगे, सभी स्क्रू बोल्ट हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी स्क्रू स्टेंसिल्स नहीं है ना। और कह रहे कि कोई स्क्रू स्टेंसिल्स नहीं है,
लेकिन यहाँ पर कथन में ऐसी हमें कोई बात नहीं बताई गई कि कोई स्क्रू स्टेंसिल्स है या नहीं है, क्योंकि इनके संबंध में कथन में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब ऐसा होता है कि निष्कर्ष ऐसा दे दिया जाता है कि उसके बारे में हमें अता पता कुछ नहीं होता है, तो उसको हम कट कर देते हैं चुपके से। कह रहे कि कुछ पेन स्टेंसिल्स हैं, भैया पेन यहाँ पर है, स्टेंसिल्स यहाँ पर है, क्या संबंध है? कोई संबंध, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा कहां पर साथों लिखा हुआ है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित भी एक सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं, यानी कि जो यहाँ पर लॉजिक लगा है, जो रूल यहाँ पर लगा है, वही लॉजिक और वही रूल इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में लगेगा, ऐसा डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, घबरा जाओगे आप। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, कैसे ये साथियों बना है, 36 से 74, 74 से 55 साथियों कैसे बना है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें इन दो को अगर हम जोड़ दें, जैसे कि अगर हम कर दें 36 प्लस 74 कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 6 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अच्छा 110 का ही तो आधा है ये 55, 110 का आधा है 55, तो यही साथियों मेरे ख्याल से लॉजिक लगेगा। इनको प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा, लेकिन 185 का आधा नहीं होता है 85, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इनको जोड़ दीजिए 40 और 52 कितना हो जाएगा साथियों, 92 हो जाएगा, है ना। 90 क्या 92 का आधा होता है, देखिए जरा, 2 चौक 8 हो जाएंगे, 2 छंग 12। बिल्कुल साथियों मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है, तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं साथियों, कुल 60 छात्र हैं। यहाँ पर कहा गया एक क्लास में 60 छात्र हैं। कह रहे कि छात्र बी जो है ना, इसका रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वां है और ऊपर से छात्र का रैंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर मान लीजिए कुल मिला के साथियों कितने छात्र हैं, मैं कहूंगा 60 छात्र हैं। एक लड़का है साथियों जिसका नाम है बी, इसका रैंक अगर नीचे से हम देखते हैं साथियों, तो नीचे से तो 41वां होता है, तो कुल मिला के ऊपर से इसकी रैंक क्या होगी, ठीक है, ये पूछा, हाँ ऊपर से इसकी रैंक क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल हो कि टोटल छात्र आपको दे रखे हो और कहा जाए इसकी इस तरफ से क्रम इसका ये है, तो बताइए उस तरफ से इसका क्रम क्या होगा। तो हमेशा 2 संख्याएं आपको दी जाएंगी, दोनों संख्याओं को आपको घटा देना है और उसमें आपको 1 जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो साथियों 60 में से अगर आप 41 को घटाओगे तो कितना बचेगा, मुझे बताइए। 60 में से देखिए साथियों, 60 में से 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 1, तो 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 कहाँ पर लिखा हुआ है, 20 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहे कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करे जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है। देखिए ये एक दर्पण है और आपको दर्पण में क्या देखना है, बी, डी, 9, एस, के और सी। ये दर्पण में पता कैसे दिखाई देंगे, जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि सी दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, के दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, एस दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और 9 की अगर बात करें 9 दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और डी दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और बी दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, बस इतनी सी बात मुझे साथियों आप लोग बता दीजिए। चलिए तो अगर बात करें साथियों, देखिए ये कौन से ऑप्शन में, फटाफट मुझे बताइए जरा, क्या आपका यहाँ पर सही जवाब हो सकता है, बताइए भाई साहब। चलिए तो क्या ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, बिल्कुल साथियों बी में ही ये तो नजर आ रहा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यहाँ पर कुछ दिक्कत है लेकिन मैं दिक्कत सही करने की कोशिश करता हूँ अगर मुझसे हो जाता है। देखिए कि यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह है, उसके बाद STKM है, बिल्कुल है, यहाँ पर एक खाली जगह होगी RST है, यहाँ पर एक तो होगी, उसके बाद साथ फिर एक यहाँ पर होगी, उसके बाद फिर एक यहाँ पर होगी। तो कुल मिला के ये जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है आपको बताने कि इसमें कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इन सब को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि यहाँ पर साथियों कितने हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पर तो पूरे के पूरे साथियों 24 हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए 8 8 का पेयर भी बन सकता है और 6 6, क्योंकि 8 3 24, 6 चौक 24 होता है ना। तो कुल मिला के साथियों सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो ये चीज आपको कुल मिला के यहाँ पर साथियों बताना है, कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए। तो 6 6 का बना लेते हैं साथियों, ज्यादा मुझे लग रहा है कि 6 6 का हो सकता है। देखिए कह रहे कि 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 अलग हो गया। आप यहाँ पर देखोगे अंत में RST आ रहा है, तो यहाँ पर R है, S है, लेकिन T नहीं है, तो T मैंने बना दिया। अच्छा शुरू में KM आ रहा है, तो यहाँ पर तो M तो है लेकिन K नहीं है, तो K मैंने बना दिया। आप देखोगे साथियों क्या, आप देखोगे क्या, आप यहाँ पर अगर बात करें बीच में T है तो यहाँ पर T नहीं है तो T बना दो। अब आपको पूरा मिल गया KMT RST।
KMTRST और KMTRST और KM है ना, KMTRST। तो अब आप देख लीजिए कि आपने अपने पेन से कौन कौन से आपको लिखना है। MR लिखना है, आपने MR लिख दिया। आपको TK लिखना है, TK आपने लिख दिया। आपको डबल T लिखना है। तो अब आपको अगला काम करना है कि ये कौन से ऑप्शन में आपको साथियों नजर आ रहा है, मुझे एक बार बताइए। MR TK डबल T ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है, यानी कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जैसे आपने FAMILE को QXBJSD बनाया है, उसी प्रकार आपको ये बताना है कि आपको फिल्मी कैसे बना सकते हो, मुझे बताइए फटाफट साथियों। आंसर आप लोग यहां पर बताइए। देखिए ये तो 6 पर होता है और ये तो भैया 17 पर होता है, ए 1 पर होता है, एक्स आपका 24 पर होता है। तो कुल मिला के ये लॉजिक मुझे नजर नहीं लग नहीं रहा है। अच्छा अगर साथियों यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ठीक ना, क्योंकि जो यहाँ पर लेटर्स हैं वही लेटर्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं ये लॉजिक लगा रहा हूँ, वरना मैं ये लॉजिक नहीं लगाता, है ना। देखिए जैसे कि एफ का यहाँ पर कोड अगर मान लेते क्यू है, तो अगर हम यहाँ पर एफ का कोड क्यू रख रहे हैं और वो हमें आंसर में भी मिल रहा है, तो हमें और दिमाग हमारा चला। यहाँ पर आई है और आई का भी कोड हमें मिल जाएगा जे, और यहाँ पर साथियों ऑप्शन में भी जे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार साथियों एल है, एल का कोड यहाँ पर क्या है, एल का कोड यहाँ पर एस हो जाएगा। और एम वाई का कोड क्या हो जाएगा, एम का कोड क्या हो जाएगा, एम का कोड बी हो जाएगा। और साथियों वाई का कोड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों सेम टू सेम तो है ये क्यू जे एस बी डी। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि AUBOCIDE के बाद कौन से दो लेटर आएंगे। देखिए ABCD तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ई आ जाएगा, है ना। उसके बाद UOIE, तो यहाँ पर पता साथियों क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे वॉवल्स हैं, ए भी वॉवल है, AEIOU, भूल गए बचपन की कहानी। तो कुल मिला के EA आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें स्थान है, तो मान लेते साथियों एक पंक्ति में मानसी जो है बाईं ओर से साथियों 29वें स्थान पर है और दाईं ओर से साथियों यही मानसी क्या 33वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इन सबको जोड़ दो दोनों को। और देखिए आपने मानसी को 2 बार काउंट किया है, एक बार इधर से भी कर लिया और एक बार इधर से भी कर लिया। होना क्या चाहिए था, होना एक बार काउंट होना चाहिए था। तो जब 2 बार काउंट किया है तो मानसी को इसमें 2 बार काउंट किया है, एक इसमें से घटा देना बाद में, 9 9 18 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, एक इसमें से घटाना आपको पड़ेगा, यानी कि 67 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 67 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अच्छा 29 33 मैंने यहाँ पर 39 लिख दिया, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा भाई साहब। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 6 इसमें से एक घटाना पड़ेगा, यानी कि 61 आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 61 स्टूडेंट्स होंगे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट के खिलाड़ी, इसके लिए कौन सा आरेख सबसे अच्छा आपको लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए जो खिलाड़ी, मान लेते साथियों ये क्या है, ये खिलाड़ी है और खिलाड़ी के अंदर ही तो क्रिकेट के खिलाड़ी आएंगे, कहिए बिल्कुल आएंगे। अब अगर बात करें, मान लीजिए एक ऐसे हम बना लेते हैं और ये हो जाएंगे आपके विद्यार्थी, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हो सकता हो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, कुछ विद्यार्थी हो सकता हो खिलाड़ी हो, है ना। तो कुल मिला के ऐसा आरेख आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी। कह रहे 13 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 11, है ना, माइनस 14 गुणा 15 माइनस 9 गुणा 13 प्लस 19 गुणा 15, इसका मान आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग साथियों 12 गुणा, है ना, 13 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मुझे बताइए, है ना, कितना हो जाएगा साथियों जरा देखिए। तो 13 दुना आपका 26 हो जाएगा, 13 एकम 13 यानी कि 6 5 1, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 156 आ जाएगा। अब 12 गुणा 11 कितना हो जाएगा साथियों, 12 गुणा 11 कितना हो जाएगा साथियों, आपका 2 3 1 132 हो जाएगा, यानी कि प्लस आपका 132 लिख दीजिए, माइनस हो गया आपका 14 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 14 गुणा 15 की अगर बात करें तो 14 गुणा 15 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, 0 11 210 हो जाएगा साथियों, 210 ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करा था, 14 15 करा था। अब 13 गुणा 9 कर लो, है ना, कितना कर लो साथियों, 13 गुणा 9 कर लो। तो अगर बात करें 13 नीम 117 हो जाएगा, तो 117 यहाँ पर आ जाएगा। और 19 गुणा 15 कर लो, 19 गुणा 15 अगर बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। और साथियों 19 एकम 19 यानी कि 5 9 9 18 हो गया, और आपका 285 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 285। तो बस आपको साथियों इसको कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर बड़े ही आराम से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो इसको जरा जोड़ लीजिए आप, 156 132 को, तो ये 6 2 8 हो गया,
5 3 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, माइनस आपका क्या हो जाएगा साथियों, माइनस की अगर बात करें आपका 210 हो जाएगा। अब इसको देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 285 में से 117 घटेगा, लेकिन आएगा क्या, वो प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़े नंबर में प्लस लगा हुआ है। तो 15 में से 5 में से 7 जा नहीं सकता, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 7 हो गया, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर साथियों क्या आपका 168 आ जाएगा। अब आपको 288 में से 210 घटाना है तो 8 में से 0 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा। अब आपको 168 इसमें से साथियों क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ये 8 है साथियों, 8 है, 8 8 16 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा, है ना। और 246 यहाँ पर आपका आ जाएगा। 246 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ये तो ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में से 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए भाई साहब। चलिए, तो पहली लाइन में तो ये तो बहुत अहम अपना रोल निभाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि अगर 12 संख्याओं का औसत 60 है तो अगर मैं आपसे पूछूं 12 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना है, तो 12 5 60, 12 6 72, यानी कि 12 संख्याओं का कुल मिला के योग 720 है ना। और यहाँ पर 12 संख्याएं टोटल हैं। इन संख्याओं को तोड़ा गया है 2 टुकड़ों में, प्रथम 5 संख्याओं में और अगली 7 संख्याओं में। कहा जा रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए, यानी कि जो शुरू की 12 संख्याएं होंगी, इन हर शुरू की जो 5 संख्याएं होंगी ना, इन हर एक संख्या में से 5 संख्याओं में से सब में 12 12 घटा दिया जाए तो कितना घटेगा। अगर हर एक संख्या में से 12 घटाते हैं तो 60 घटेगा, यानी कि इसमें से आपको 720 में से 60 घटाना होगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगली 7 संख्याओं, देखिए 12 संख्या 5 संख्याएं करी, अगली कितनी संख्याएं बची, अगली 7 संख्याएं बची ना, तो 7 संख्याओं में से अगली इसमें 10 10 जोड़ दिया जाए, तो अगर 10 10 जोड़े अगली में तो साथियों 70 हमें जोड़ना चाहिए। तो कह रहे कि नया औसत क्या होगा, संख्याएं तो अभी भी 12 रहेंगी, इनको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए। 720 और साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 10 साथियों आपको क्या करना है, एक तरीके से प्लस इसमें आपको करना है, बटे 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 730 बटे 12 हो गया, 730 बटे 12 हो गया। इसको आप क्या कर लीजिए, एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करा लीजिए। 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो जाएगा, एक बचेगा 10 हो गया, है ना। क्या हो गया साथियों, एक बार फिर से करा लीजिए। 730 है ना, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और एक जाएगा, फिर तो ये दिक्कत पड़ जाएगी है, फिर तो ये साथियों दिक्कत यहाँ पर पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगा देंगे, ये 100 हो जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा। देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेकंड की, 730 बटे कितना है, 730 बटे 12 है, 730 बटे 12 है, 12 पंजे 60, 12 छंग आपका 72 हो जाएगा, एक जाएगा तो ये थोड़ी ना भाई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप साथियों यहाँ पर क्या पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाओगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको 0 लगाना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 60.8 करके आंसर आएगा। तो 60.8 करके आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को फटाफट देखिए और मुझे बता दीजिए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए 0.5 भाग 0.5 गुणा 0.5, ठीक है, फिर भाग में है साथियों 0.5 और भाग और 0.5 और गुणा में है साथियों 5। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 5 5 की गुणा अगर कराते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 0.25 आ जाएगा, है ना, 0.25 आ जाएगा। और यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अब आप इसको ये करा सकते हो कि इस भाग को आप गुणा में बदल दो और इस 25 को 1/25 कर दो, यानी कि 0.1/25 आ जाएगा, 1/0.25 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब इसकी अगर बात करें तो देखिए इसको अगर बात करें ना, तो इसको देखिए करेंगे क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, तो नीचे आपका 0.5 ही रहेगा, क्या रहेगा साथियों, 0.5 ही रहेगा। अब एक काम आप क्या कर सकते हैं साथियों, देखिए ये पूरा जो है ये पूरा इसके गुणा में आ जाएगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये भाग है ना, अभी हम साथियों गुणा में, देखिए 5/0.25 यहाँ पर हो जाएगा, ये हम गुणा, वैसे तो ये भाग है लेकिन गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भाग में क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, लेकिन गुणा करा है तो 1/0.5 आ जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना, देखिए पॉइंट से 0 आ जाएगा, 5 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौक आपका 100 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 40 यहाँ पर क्या आ रहा है, 40 नहीं, 40 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, हो सकता हो कुछ दिक्कत मुझसे हो गई हो। देखिए यहाँ पर अगर बात करें क्या था, मैं तो भूल भी गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 कमाए, 5 उनका 10 हो जाएगा, 10/0.25 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, है ना, 25 से कम 25, 25 चौक आपका, तो कुल मिला के ऐसे करके यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर साथियों 40 आ रहा है, तो हो सकता हो 40 वगैरह ही आए यहाँ पर, जैसे कि टाइपिस्ट 40 ना कर पाए हो, वरना एक बार आप और चेक कर लेना, अगर हो सकता हो मुझसे भी मिस्टेक यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकती हो, है ना। खैर अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि पी का p प्रतिशत 225 है,
तो पी इसका का मतलब गुणा है भाई सब। देखिए पी का तो गुणा आ गया पी, इसका प्रतिशत, पी का पी प्रतिशत जो है ना, पी का पी प्रतिशत। देखिए पी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये पी प्रतिशत, और इस पी प्रतिशत को ओपन करेंगे तो ऐसे निकलेगा आके, तो बटे में इसलिए 100 आ जाएगा। कितना है तो ये 225 है, तो कहेंगे पी टू नहीं बल्कि यहाँ पर पी स्क्वायर होगा शायद, है ना। तो देखिए पी गुणा पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 100 की गुणा 225 में हो जाएगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि पी स्क्वायर का मान क्या है, भैया पी स्क्वायर का मान मैंने निकाल दिया, 22,500 हो गया है, तो 22,500 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1,008 रुपए में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य मुझे बताइए कितना होगा। देखिए अगर कोई वस्तु 28% की छूट पर दी जा रही है ना, तो वो साथियों क्या, वो साथियों वो एक मेरे ख्याल से 72% में साथियों वो वस्तु बेची जाएगी। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मान लेते हैं साथियों, ये अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य का एक तरीके से अगर अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य का 72% कितना हो जाएगा साथियों, ये दिया रखा है 1,008 हो जाएगा, 1,008 हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, और अंकित मूल्य साथियों हम निकाल देंगे, 100 की गुणा इससे हो जाएगी, तो यहाँ पर साथियों ये हो जाएगा, और 72 क्या 72 इसके बटे में आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 12 से कट करने देखिए क्या, 12 50 12 72 12 से 84 12 8 96 आ जाएगा, 12 8 96 आ गया, और 4 जाएगा 48 हो जाएगा, 12 चौक आपका 48 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, 12 50 12 छंग 72, 6 से कट करे तो 6 कम 6 6 चौक 24, यानी कि 1400 आपका अंकित मूल्य आ गया। 1400 अंकित मूल्य कौन से ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है ना। चलिए चलिए अब उसके बाद देखिए एक दो सवाल साथियों और बाकी हैं, उसके बाद अलविदा हम लोग यहाँ पर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक बैग 5688 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की साथियों, 10% की हानि होती है, यानी कि वो बैग को 90% में बेचा गया होगा। तो जब 90% में बेचा जाता है तो वो साथियों 5688 रुपए का बिकता है। कह रहे कि अगर 20% का मुनाफा कमाना तो इसको कितने में बेचे, तो 90% की वैल्यू 5688 है, आपको 120% की वैल्यू मालूम होना चाहिए। चलिए तो साथियों ये 5688 बटे अगर 90 कर देंगे तो ये 1% की वैल्यू आ गई, 120% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 20% लाभ भी हमें चाहिए है। तो इसको साथियों आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 से अगर कट करेंगे, 3 कम 3 2 जाएगा 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 2 जाएगा 28 हो गया, 3 नीम 27 और 3 छंग 18, 1896 की गुणा 4 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 4 से गुणा कर देते, 4 6 चौक आपका 24 हो गया, 9 चौक आपका 36 37 38 हो गया, 4 अट्ठे 32 और आपका 35 हो गया, 4 कम 4 7, यानी कि 7584 रुपए हो गया। तो 7584 रुपए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा क्या जा रहा है, जरा देखिए और मुझे बताइए। इसमें कहा जा रहा है कि एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी बताई गई है साथियों, 22 बताई गई है। यदि 42 वर्ष की आयु का नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाए तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं 19 विद्यार्थियों की कुल मिला के आयु कितनी होगी, तो 19 की गुणा साथियों आपको 22 से कर देना है। 19 दुना 38, 19 दुना 38, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि 418 19 बच्चों की कुल आयु हो जाएगी। कह रहे हैं कि 22 वर्ष की आयु का इसमें एक बच्चा आ जाता है, सॉरी 42 वर्ष की आयु का एक बच्चा आ जाता है, शामिल हो जाता है। तो अब 19 की जगह 20 बच्चे हो जाएंगे, 20 बच्चे हो जाएंगे और आयु बढ़ जाएगी, 418 प्लस 42 हो जाएगी, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 20 बच्चों की कुल मिला के आयु है 460 और बच्चे हैं कुल मिला के 20। तो कहने की औसत आयु बताइए। अब इनकी 0 से 0 कैंसिल होगा तो 23 वर्ष तो इनकी औसत आयु आ जाएगी, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर लेता है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे साथियों हम करते जाएंगे। दिनेश अगर किसी काम को करता है तो वो साथियों 96 घंटे लगाता है, और कहने के दिनेश और राहुल अगर मिलकर उसी काम को करते हैं तो वो 48 घंटे लगाते हैं। क्या साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि अगर दिनेश और राहुल, क्या साथियों यहाँ पर कहा गया है कि दिनेश और राहुल अगर उसी काम को करते हैं तो कितने समय में करते हैं, तो 48 घंटे लगाते हैं। कहने कि अगर राहुल और तरुणा करते हैं तो 16 घंटे में कर लेते हैं। क्या कहा गया है साथियों, राहुल और तरुणा की बात चल रही है। राहुल प्लस तरुण की अगर बात करें, राहुल प्लस तरुण अगर वो काम करते हैं तो वो 16 घंटे में करते हैं। तो कहने कि अगर ये तरुण अकेला कार्य करे तो इसको कितने घंटे में करेगा। हमें अगला काम करना होता है कि हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है कि जिससे साथियों क्या, हम एक ऐसा अगला नंबर लेता होता है जिससे होता क्या साथियों, जिससे आपका यहाँ पर एक तरीके से क्या आ जाए, आपका एक तरीके से साथियों वो नंबर प्राप्त हो जाए जिससे 96 कट जाए, 48 कट जाए और 16 कट जाए।
तो वो नंबर साथियों क्या 46 ले लें, 96 ले लें, क्योंकि 96 से साथियों 16 भी कट जाएगा, 48 भी 96 भी, तो 96 एकम 96 हो जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा, और 16 छंग साथियों 16 पंजासी 16 छंग 96 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि राहुल 1 घंटे में एक काम करता है, सॉरी दिनेश 1 घंटे साथियों यहाँ पर दिनेश और राहुल अगर कार्य करते हैं तो ये 1 घंटे में 2 काम कर पाते हैं, और राहुल अगर तरुण काम करते हैं तो ये 1 घंटे में 6 काम कर लेते हैं। देखिए दिनेश अगर 1 घंटे में 1 काम कर रहा है और दिनेश और राहुल दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा राहुल भी 1 घंटे में 1 काम करेगा। अब राहुल और तरुण मिलकर 6 काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कहा गया है कि राहुल 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है तरुण 1 घंटे में 5 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो अच्छा ये नंबर ये जो मैंने लिया है ये क्या होता है साथियों, ये आपका टोटल काम होता है, टोटल काम ये होता है 96। तो अगर टोटल काम 96 है, तरुण 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, तो ये टोटल काम तरुण कितने घंटे में कर पाएगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो 96 की गुणा साथियों आपको 5 से कर देना, यानी कि टोटल काम 96 है और 1 घंटे में काम हो रहा है 5, तो कितने घंटे लगेंगे, 5 एकम 5 4 जाएगा 46 हो जाएगा, 5 3 45 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगे 0 बड़े 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 19 दिन लगेंगे लगभग, सॉरी 19 घंटे लगेंगे, यानी कि 19.2 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।